तो एक मर्चेंट नेवी की लाइफ में जान का खतरा कितना होता है? इसने बॉम्ब डाला, अटैक किया, अटैक की बात छोड़ दो, आप एक शिप पे हो, आपकी शिप का ब्रेकडाउन हो गया, शिप पे आग लग गई। मैं एक इंसिडेंट ऐसा झेल चुका हूँ। मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करी भाई आपने? मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक गन वन वगैरह कुछ नहीं है? देखो, मर्चेंट नेवी में आप कुछ भी एम्यूनिशन आप रखना अलाउड नहीं है। मतलब कहीं पे वॉर चल रहा हो और उस रूट से आप ट्रेवल कर रहे हो, ऐसा कभी फील किया है या कभी हुआ एक्सपीरियंस? जो सी बेड का लेवल था, ठीक है, जो सी का जो वाटर लेवल था, वो इजिली पानी हमारे शिप के अंदर आ रहा था जो आपका। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक बीइंग इन मर्चेंट नेवी में एक एनआरआई का स्टेटस होल्ड करता हूँ मैं, गवर्नमेंट में कोई टैक्स पे नहीं करता हूँ मैं चाहे जितनी भी सैलरी रहे। ऐसी कौन सी चीज आपके साथ हुई है वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कि आपने सोच लिया कि आज मैं मरा ही मरा? चोरी वगैरह होती है शिप पे कभी? वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियंस में सारा चोरी वगैरह हो जाती थी देखो, जैसे 20 पायरेट्स होते हैं, रियली में पायरेट्स होते हैं, मैंने भी एक बार एनकाउंटर किया है। ऐसा कितना लगता है इसमें? आप अगर यूके में जाके अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए 15 लाख अप्रोक्स। 15 लाख? इस एग्जाम में कितने मार्क्स लाना कंपलसरी है? जो कैप्टन्स हैं, ठीक है, ये लोग 15 लाख 18 लाख पर मंथ की सैलरी ये लोग उठा चुके हैं, उठाते आए हैं, एंड दैट इज टैक्स फ्री। कोई भी हमको टैक्स नहीं भरना पड़ता, बिकॉज एनआरए का स्टेटस मेंटेन है। 183 डेज हम लोग इंडिया से बाहर है, हम लोग अब्रॉड पे हैं, तो एनआरए का स्टेटस हमको मिलता है। तो शिप पे पार्टीज वगैरह कैसे करते हैं लोग? देखो, शिप में भी सारी पार्टीज ना अच्छी होती है, रेन डांस पार्टी कर रहे हैं। लड़कियां होती कि? देखो, कुछ कुछ कंपनीज है जो वो इंस्टेंट आंसर देना पड़ता था, नहीं दे पाता था, आई यूज्ड टू गेट अ स्लैप बाय हिम। सो लेट्स वेलकम सेलर साहू। संदीप भाई कैसे हो आप? बहुत अच्छा मेरे भाई, तू बता तू कैसा है? मैं तो एक नंबर। परेशान तो नहीं होना पड़ रहा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक अभी तक हम ले चुके हैं और ये फाइनल टेक है। नहीं, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कैसा लग रहा है मेरे पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील कर रहा हूँ भाई, तेरे साथ बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट ले रहा हूँ मैं। पॉडकास्ट दे रहा हूँ? दे रहा हूँ, सॉरी। इट्स ओके होता है। मेरे साथ में बैठ के हर कोई घबराने लगता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता ना कि मैं कब कौन सा सवाल पूछ लूंगा। सही है। तो भाई संदीप भाई का इंट्रो बता देता हूँ कि संदीप भाई मेरे बड़े भाई हैं। इन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया है। हम लोग नर्मदा वैली से पास आउट है। हमने अपनी हॉस्टल लाइफ भी साथ में जी है। उस समय मैं 9th क्लास में था और संदीप भाई 11th क्लास में थे। तो संदीप भाई मुझे मैथ्स पढ़ाया करते थे। और संदीप भाई का मैथ्स जो था वो हमारी नजर में, और ये मेरे लिए मिथ भी है, कि उस समय से ही अच्छा है या बाद में अच्छा हुआ? उस समय से तो अच्छा ऐसा था कि पहले मैं मैथ्स में बिल्कुल एवरेज था, ठीक है, बट मेरा जो मैथ्स में इतना जो मैंने टॉप नॉच मैंने हासिल की है अचीवमेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड की वजह से। तो ऑल क्रेडिट गोज टू माय डैड, ठीक है। बिकॉज क्या चीज हुआ करता था ना कि डैड मेरे सीआईएसएफ में है, ठीक है, तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि बेटा पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है मार्केट में, ठीक है। और मेन चीज क्या हुआ था ना, मैथ्स में एक्चुअली मुझे आगे जाना था, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 10, ठीक है। तो क्लास 10 जब मैंने पास किया ना, इसके पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी बताता हूँ मैं। तो आफ्टर पासिंग क्लास 10th आई ज्वाइंड अ समर क्लास, ठीक है। तो 2 मंथ का समर क्लासेस था। उस समर क्लास में ना एक टीचर आए हुए थे। उन टीचर से एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ मार्क्स हमको कैसे हमको मिलेगा। कोई रैंडम सब्जेक्ट उसने बोला था उस बच्चे ने, उस समय आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मे बी साइंस या सोशल साइंस को सब्जेक्ट था। तो उस टीचर ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि देर इज ओनली वन एब्सोल्यूट सब्जेक्ट, ठीक है, ओनली वन सब्जेक्ट इज देयर इन विच यू कैन स्कोर एब्सोल्यूट मार्क्स, दैट इज 100 आउट ऑफ 100, एंड दैट इज मैथमेटिक्स। ये चीज थी। और मैं चाहता था कि मैं कभी ऐसा कुछ करूं, किसी सब्जेक्ट में करूं, बट व्हेन आई केम टू नो कि सिर्फ और सिर्फ आप मैथमेटिक्स में आप आउट ऑफ मार्क्स लेके आ सकते हो, तो मैं बोला कि चलो ठीक है, इसमें इंप्रूव किया जाएगा। और मेरे डैड भी मैथ्स को लेके हैं काफी स्ट्रांग है, बिकॉज वो यूपी के हैं हम लोग, ठीक है, बेसिकली तो यूपी का मैथ्स है थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा हार्ड है। तो मेरे डैड ने मुझे काफी पुश किया, ठीक है, कि पहाड़ा बताओ, लाइक टेबल बताओ, ठीक है। कभी भी रैंडमली मुझे बैठाते थे, बोलते थे कि ठीक है 17 8 कितना होता है, और मुझे वो इंस्टेंट आंसर देना पड़ता था, नहीं दे पाता था, आई यूज्ड टू गेट अ स्लैप बाय हिम, ठीक है। वो चीज होती थी करके, डांटना भी नहीं भाई, सीधा मुझे झापड़ मिलता भाई था। पुलिस वाले और जो लोग आर्मी में और जो पुलिस फोर्सेस में होते हैं, उनके हाथ का जो तमाचा होता है ना, मजा आ जाता है आदमी को। मैं बता रहा हूँ, फिर वो एक अलग ही एक सॉलिड हाथ होता है, लाइक ऑल द टाइम यू आर कैरिंग AK-47, ठीक है, हाँ। बाहर जा रहे हैं तो लाइक वो हाथ ऐसा भारी और ऐसा बिल्कुल रफ हो जाता है ना कि कोई लिमिट नहीं है। तो मैं क्या करता था ना, मैं बहुत बहुत मैंने ट्राई किया टेबल को ना मैं ऐसे रटने की, ठीक है, मेमोराइज करने के लिए, बट आई कुडंट डू इट। मैं कोई भी चीज मेमोराइज नहीं कर पाता हूँ मैं ऐसे, लाइक अगर हमको रटना हो तो मैं ट्रिक्स बनाना चालू किया मैंने, ठीक है। तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ न्यू ट्रिक बाय माई सेल्फ,
कि मुझे ना कैलकुलेशन स्पीड करनी है। तो आज की डेट में भी मतलब चलो ठीक है, अब तो अलग सिनेरियो हो गया, बट स्टिल अगर आज की डेट करंट सिनेरियो की मैं बात करूं, ठीक है, कोई अगर मुझे बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम मुझे बताओ 18 8 जा कितना होता है, मैं 18 8 जा, ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 8, इतने ही बोलने में ना मेरे दिमाग में ना वो कैलकुलेशन हो जाए कि अच्छा 18 8 जा मीन्स व्हाट, 144। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने की है अभी अपने माइंड पे, मैंने कुछ वो नहीं किया। तो इस तरीके से ना मैंने अपने लिए मैंने ट्रिक्स बनाना मैंने चालू कर दिए थे, और यही ट्रिक्स मुझे आगे जाके बहुत मुझे बेनिफिट्स हुए। सो व्हेन आई जॉइन एनवीआईएच इन 11th, तो मेरा मैथ्स एक था कि हाँ मुझे पीक पे लेके जाना है। फिर हमारे स्कूल में एक टीचर मिले, अखिलेश खंडेलवाल। खंडेलवाल सर भाई, वायरस, थ्री इडियट में आपने देखा होगा जो वायरस नाम का वो रहता है टीचर, वो दोनों हाथ से लिखता है, इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, मतलब वो दोनों हाथ से लिखते थे। अखिलेश खंडेलवाल सर, ही इज अ लेजेंड फॉर मी। ठीक है, उनको तुम कोई भी क्वेश्चन दे दो मैथ्स में, ठीक है, वो सोते सोते वो उसका सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, सो ही इज अ लेजेंड। उन्होंने मुझको तराशा, एक तरीके से चीजें होती हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया, बहुत चीजें मुझे उन्होंने समझाई, मेरे को सिखाई, और कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज देखा कि इस बंदे के अंदर वो कैलिबर है। तो स्टोरी मेरी वहीं से, मैथमेटिक्स में टॉप करने का, अचीवर बनने के लिए मेरी स्टोरी वहीं से शुरुआत हुई। ठीक है, मेरे डैड पहला क्रेडिटर, सेकेंड अखिलेश खंडेलवाल सर। तो वहां से सब चीजें चली। अब इसी तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने मास्टरी हासिल करी। देन इन 12th आई स्कोर 97। अनलकीली मैं आउट ऑफ मार्क्स नहीं लेके आ पाया, बट स्टिल आई स्कोर 97 इन सीबीएसई बोर्ड फ्रॉम एनवीआईएस बड़वा। फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ, कॉलेज में गया मैं। ठीक है, कॉलेज लाइफ में जाने के बाद भी M1 M2 M3 इन ऑल सब्जेक्ट आई हैड 95 प्लस। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में है। तो ऐसी मेरी जर्नी रही है। तो मेरी मैथ्स मतलब एक अच्छा, अच्छी मैथ्स ओलंपियाड में भी मेरे को अच्छे परसेंटाइल है। आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, बट हाँ इट इज स्टिल इट इज लाइक 95 प्लस है। ओके, और मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ आपके थ्रू कि मर्चेंट नेवी में कैसे जाया जाए। सबसे पहला चीज तो ये है कि देखो मर्चेंट नेवी में ना 3 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट डेक साइड, हम्म। दूसरा सेगमेंट इंजन साइड, हम्म। एंड तीसरा सेगमेंट है जो इन दोनों में आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी वर्कर्स। ठीक है, जैसे कि आप रस्सी खींचने का काम वाम कर रहे हो, हाँ ठीक है, हाँ। आप बाहर डेक में क्लीनिंग कर रहे हो, ये सारे लोग डेक के अंदर आते हैं। सो दे आर डेक क्रू मेंबर्स। हम्म। ठीक है, से हमारे इंजन साइड में आ रहा है कि भाई हम लोग लाइक आई एम बीटेक मरीन इंजीनियर। हम्म। ठीक है, तो मुझको असिस्ट करने के लिए कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ क्रू मेंबर्स होते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज मोटरमैन। ठीक है, या आप उनको ऑयलर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो लोग इंजन साइड के क्रू मेंबर्स होते हैं। हम्म। तो ये आपके सेगमेंट्स हैं। ठीक, अब इन सेगमेंट को करने के लिए अगर आपको ऑफिसर रैंक में जाना है तो एक हायरार्की होती है, वो आपको फॉलो करना होता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो आपको करना होता है। लेकिन उसके बाद अगर जो क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो शिप पे पार्टीज वगैरह कैसे करते हैं लोग? देखो शिप में भी सारी पार्टीज ना अच्छी होती है। रेन पार्टी हम लोग करते हैं जब शिप में फ्रेश वाटर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, हमारा टैंक ओवरफ्लो कर जाता है। जैसे कि मेरे शिप में 2 टैंक थे, हम्म। और एक टैंक में 200 मेट्रिक टन आप पानी भर सकते हो। दोनों टैंक मेरे फुल थे, यानी कि हमारे पास ऑनबोर्ड 400 टन फ्रेश वाटर था, और हमारा एक्सेस में बन रहा है। एक मशीन होता है फ्रेश वाटर जनरेटर, वो फ्रेश वाटर जनरेट करता है। ठीक है, डेली का मेरे शिप में 18-19 टन वो फ्रेश वाटर जनरेट करता है। हम्म। ठीक है, कंजम्पशन हमारा 10-10 टन ही हो रहा है, 9-10-11 इस तरीके से। तो हम लोग यही फ्रेश वाटर हम लोग फायर होज में लगा के रेन डांस पार्टी कर रहे हैं। लड़कियां होती कि नहीं? देखो कुछ कुछ कंपनीज हैं, ठीक हाँ। है, जहां पे लड़कियां रहती है। है मेरे शिप में फुल कभी मजे। मतलब लोग सोच रहे होंगे कि साला हम जमीन पे रह के वो मजे नहीं ले पा रहे, आदमी सिप पे मजे ले रहा, बताओ। अब जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, वो हाँ। लोग हैं लाइक, ठीक है, तो बट वो बहुत स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जहाँ पे गर्ल्स हैं, जैसे कि मक्स लाइन हो गया, विलियमसन हो गया, लाइक हम्म। बहुत सीक्रेट कंपनीज हैं जो गर्ल्स को रखती हैं। मैं कभी ऐसी किसी कंपनी मैंने वर्क नहीं किया जहाँ पे गर्ल्स रहे। ठीक है, चाहोगे आप कभी काम करना? हैं? अपॉर्चुनिटी मिली कभी तो? हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो चाहेंगे, बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो लड़कियों के साथ काम करने में ऐसा कुछ वैसा वाले बात नहीं है। ठीक है, वो बहुत बड़ी बात हो या छोटी बात हो, मेन चीज बस खाली यही है कि हाँ कंपनीज कंपनीज पे डिपेंड करता है। कोई भी सी फेयर बस खाली यही सोचता है कि एक अच्छी कंपनी में जाए जहां पे उसका टाइमली साइन ऑन हो जाए, टाइमली साइन ऑफ हो जाए, सैलरी उसको अच्छी मिले, प्रोविजन अच्छा रहे, तो उसको खाने पीने में दिक्कत ना आए। ठीक है, नेट फैसिलिटी अच्छी हो, तो सब लोग यही देखते हैं। और मर्चेंट नेवी में सैलरी को लेके बहुत ज्यादा इश्यूज लोग क्रिएट करते हैं कि भाई मर्चेंट नेवी में सैलरी ऐसी होती है, सैलरी ऐसी होती है, तो देखो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो सैलरी तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है, आप ये समझो। अब जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो बीइंग अ 4th इंजन ऑफिसर हमारी सैलरी वेरी करती है 2 से 3.5 लाख पर मंथ।
एंड दैट इज टैक्स फ्री। ठीक है, कोई भी हमको टैक्स नहीं भरना पड़ता, बिकॉज एनआरआई का स्टेटस मेंटेन है। 183 डेज हम लोग इंडिया से बाहर है, हम लोग अब्रॉड पे है, तो एनआरआई का स्टेटस हमको मिलता है। और वहीं पे अगर मैं हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो जो चीफ इंजीनियर्स हैं, जो कैप्टन्स हैं, ठीक है, ये लोग 15 लाख 18 लाख पर मंथ की सैलरी ये लोग उठा चुके हैं, उठाते आए हैं, अभी भी बहुत लोग उठाते हैं। अब ये सारी सैलरीज ना आपके बहुत सारे कैटेगरीज पे वेरी डिपेंड करती करती है, है। डिपेंड करती है। जैसे कि मैं बल्क कैरियर में मैंने सेल किया, ठीक है, मैं कभी टैंकर पे सेल नहीं किया, लेकिन टैंकर, एलपीजी, एलएनजी, केमिकल टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स, ये बहुत हाई रिस्क शिप्स हैं। छोटी सी मिस्टेक हुआ कि बूम, एक गेम शिप ओवर हो कितने की जाएगा। आती है? देखो, अब आपका ये भी डिपेंड करता है, आप शिप कहाँ से बनवा रहे हो, आप कैसा शिप बनवा रहे हो, कौन सी मशीनरीज रख रहे हैं। लेकिन इसका अगर मैं बेसिक एक अगर मैं बेसिक आइडिया दूं, जैसे कि मैंने अभी लास्ट टू लास्ट टाइम, ठीक है, चाइना में शंघाई पे मैं गया था अपोलो की तरफ से, ठीक है, और मैंने शिप की एक न्यू डिलीवरी ली है। हाँ। ठीक है, न्यू डिलीवरी, वो शिप का कॉस्ट था 300 सीआर, एक सिंगल शिप बरोबर। 300 सीआर का था। तो न्यू शिप हम लोग लेके निकले चाइना से, एक नंबर सेलिब्रेशन हुआ। ठीक है, चाइना में वो ड्रैगन वाला जो शो हम लोग मूवी में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, बिल्कुल प्रॉपर वैसा शो हुआ, सेरेमनी हुई उनकी, ठीक है, इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, तो वो चीज वैसा था। और कराची वगैरह भी तो गए थे आप एक बार? हाँ, कराची हम लोग गए थे, उसी शिप के साथ हम लोग कराची भी हम लोग विजिट किए क्या थे। हुआ क्या था वहाँ कराची ठीक में? है, वहां पे ऐसा कुछ था नहीं स्टोरी, वहां का तो ऐसा है कि वो बोला जाता है पाकिस्तान के लोग हाँ, नंगे भूखे हैं, तो वहां सही पे में भी हमको है क्या? उतरने ही नहीं दिया। मेन चीज ये है कि हम लोग को नीचे उतरने ही नहीं दिया, हम सिर्फ और सिर्फ शिप पे खड़े हैं, हमको सीढ़ियों से नीचे उतरने का परमिशन ही नहीं था। और प्रॉपर उनके कैमरे से जो कि फोकस थे वेसल पे, शिप के ऊपर, कोई उतरना नहीं चाहिए। अगर गलती से उतर जाते तो? फिर उनके अलग कुछ प्रोटोकॉल्स क्या है, इन्वेस्टिगेशंस, क्यों उतरा, ये वो XYZ उनके रीजंस हैं, वो बहुत अलग कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, तो कोई भी नहीं उतरा। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि किसी को कोई डर था या कहीं कुछ था, वो सब चीज का इशू नहीं है, वो इन सब चीज पे हैम्पर नहीं करता। गन वन वगैरह कुछ नहीं, रहती है देखो, शिप पे? मर्चेंट नेवी में आप कुछ भी एम्यूनिशन आप रखना अलाउड नहीं है। मान लो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप कभी कहीं पायरेट्स वाले एरिया पे हो ना, तो आपके शिप में ना कमांडोज आते हैं। अब यार 20 शिप पे कैसे पता चलेगा कमांडो को कि इनके ऊपर हमला हो गया? नहीं तो ऐसे हमला होते भी नहीं है। हो गए, मान लो हो गए। अरे पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ हो गए, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं कर सकते आप, आपका एक एक सिस्टम होता है, एक अलर्ट सिस्टम होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं SSAS, हम्म। शिप सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम। हम्म। बिल्कुल डेडली इमरजेंसी में आपको बस खाली वो प्रेस करना है, यू मस्ट नो कि उसके लोकेशन कहाँ पर है। वो ये बहुत सिक्रेटिव बात है, तो ये मैं ऐसे बता नहीं सकता कि उनका लोकेशन कहाँ होता है, ठीक है। तो वो लोकेशन होता है, आप उसको प्रेस कर दो, एक नॉर्मल रेड बटन होता है, आपने प्रेस कर दिया तो आपकी कंपनीज, आप जहां पर हो शिप, उसका लोकेशन, नियरेस्ट पोर्ट अथॉरिटी के पास लोकेशन, सब चीज जाता है। और कितने और वहां से फिर सारा का सारा आपको रिस्पॉन्ड टीम आपके पास आती है हेल्प करने के लिए। कितने ड्यूरेशन में बचाने के लिए आ जाएंगे वहां पे? देखो, मे हर भी। एक चीज डिपेंड, देखो ये सब चीज जब होती है ना, तो नॉर्मली क्या होता है, उसके नियर बाय भी जो भी शिप है ना, उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है, तो वो लोग भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी शिप, देखो सिर्फ किसी ने बॉम्ब डाला, अटैक किया, अटैक की बात छोड़ दो, आप एक शिप पे हो, आपकी शिप का ब्रेकडाउन हो गया, शिप पे आग लग गई, ठीक है, मैं एक इंसिडेंट ऐसा झेल चुका हूं कि आग लगी है, ठीक है, वो चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, मेरी पहली शिप में ही वो चीज हुआ था। ठीक, तो ये सब इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या होता है कि नियर बाई शिप को इन्फॉर्म किया जाता है, वो लोग आते हैं, ठीक है, रेस्क्यू टीम आती है, रिस्पॉन्ड टीम आती है, फिर हम लोग भी जब शिप में है तो हम लोग के अंदर भी ये टीम डिवाइडेड होती है। रेस्क्यू टीम पे ये लोग रहेंगे, रिस्पॉन्ड टीम पे ये लोग रहेंगे, कमांड टीम पे ये लोग रहेंगे। ये सारे के सारे ड्रिल हर महीने होता है शिप पे, हर वीकेंड, हर संडे सैटरडे में से कोई एक दिन चुन के ड्रिल्स होते हैं, वेरियस ड्रिल। अगर शिप पे आग लग गई तो आप कैसे टैकल करोगे, कोई मैन ओवरबोर्ड हो गया, नीचे गिर गया तो कैसे टैकल करोगे, कोई पायलट आ गया ऑन बोर्ड तो आप कैसे टैकल करोगे, ऑयल पानी में गिर गया तो कैसे टैकल करना है, ऑयल स्पिल हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। कोई फेंट हो गया, कोई कहीं पे चक्कर खा के गिर गया तो आप कैसे एंट्री करोगे एनक्लोज स्पेस पे। एनक्लोज स्पेस यानी कि कोई ऐसी जगह जहां पे कभी कोई गया नहीं है, बहुत टाइम से बंद है, तो ऐसी जगह पे क्या फ्लेमेबल गैसेस हो जाते हैं, टॉक्सिक गैसेस रहते हैं, तो आप ऐसे बिना किसी मतलब इक्विपमेंट के आप जा नहीं सकते, आप सीधा बेहोश होकर फेंट होकर आप गिर जाओगे। मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करी भाई आपने? देखो, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी ज्वाइन करने का स्टोरी कुछ अलग है। कैसे? लाइक स्टार्टिंग से ना मुझे एनडीए ज्वाइन करना था, मुझे एयरफोर्स में मुझे जाना था, ठीक है, मुझे बड़े बड़े बिग मशीन्स में मुझे वर्क करना था, तो उसके लिए मैंने पहले एनडीए क्लियर किया। मैंने एनडीए क्लियर करने के बाद मेरा एसएसबी राउंड हुआ, एसएसबी राउंड क्लियर किया तो आई गॉट सिलेक्टेड इन आर्मी। लेकिन आर्मी में डैड ने मुझे भेजा नहीं, ठीक है, तो क्यों? मेरा एंगर
मेरा एंगर उस समय मैनेजमेंट मेरा गुस्सा उतना अच्छा नहीं बहुत था। ज्यादा, मैं भी उस गुस्से के चपेट में बहुत बार आ चुका हूँ स्कूल में। ठीक है। ठीक है, तो वो चीज थी। तो फिर उसके बाद मैंने अपना जेई मेंस क्लियर किया। आई स्कोर्ड 184 इन जेई मेंस। एडवांस में अनलकीली मैं दे नहीं पाया मैं, लेकिन जेई मेंस के बेस से मुझे एनआईटी रुड़की मिला, मुझे कई सारे मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे मिला। लेकिन वो होता है ना कि किस्मत में आपके लिए कहीं पे कुछ चीज अलग से लिखी हुई होती है। हाँ, ठीक है, तो वही चीज डेस्टिनी आपको कुछ होती और है, ही है। डेस्टिनी कुछ और ही होती है। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज मैं कहीं पे ज्वाइन नहीं किया मैंने। एंड देयर वाज अ टाइम वन डे मैं अपना ऐसे ही क्रोम में यूज कर रहा था, मैंने नॉर्मली ऐप से मैंने सर्चेस चालू किया मैंने, और मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला। ठीक है, सो आई लुक्ड इनटू द बेनिफिट्स। जो आजकल की जनरेशन सब लोग वही चीज देख रहे हैं, ठीक है, कि आप अर्न कर रहे हो डॉलर्स में, आपकी सैलरी डॉलर्स में आ रही है, आप ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज में आप विजिट कर रहे हो, घूम रहे हो। तो ये ऊपर ऊपर की स्टोरी थी जो कि मुझे भी काफी एक्साइटेड लगी। ठीक है, तो मैंने देखा उसके लिए क्या करना है, तो आई वॉज इन दी क्राइटेरिया एरिया। हम्म। ठीक है, उसमें बेसिक क्राइटेरिया आपका ये होता है कि आपका 10+2 आपका पीसीएम होना चाहिए आपका। हम्म। ठीक है, तो मेरा उसमें था। उसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है आईएमयू सीईटी का। फुल फॉर्म? आईएमयू सीईटी का आपका एग्जाम ये होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, उसका होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये आप एग्जाम आप दो, आप फॉर्म फिलअप करो, आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे। एग्जाम्स क्लियर करने के बाद सेम प्रोसीजर है, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट के बेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस आपको अलॉट होंगे। और इस एग्जाम में कितने मार्क्स लाना कंपलसरी है? देखो चीज ये है ना कि इसमें ऐसा कुछ मार्क्स का सिस्टम नहीं होता। ठीक है, मार्क्स का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, उसमें बस खाली ये है कि आपको पास होना है। ठीक है, और जितने अच्छे मार्क्स से आप पास होगे वो इसमें मैटर नहीं करेगा, आपको पास होना है। पास होने के बाद आपको कॉलेजेस आपको मिलेंगे। और फिर आप अपनी चीजें वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी बिल्कुल। रिसेंटली आप किस पोस्ट पे? अभी एक्चुअली मैं अभी 4th इंजन ऑफिसर हूं मैं। इससे पहले 3rd इंजीनियर थे, तब भाई ने मेरे सामने एग्जाम दी थी। नहीं, और इसके पहले मैं 5th इंजन ऑफिसर था। 5th इंजीनियर? हाँ। तो ये कैसे चलता ये है? इसकी हायरार्की मैं तुमको बताता हूँ मैं। देखो इसकी हायरार्की ऐसी होती है ना कि मैंने आईएमयू सीईटी का मैंने एग्जाम क्लियर किया। ठीक है, हाँ। उसके बाद मैं कॉलेज में एंट्री हुआ, तो मैं एमआईटी मैनेट विच बिलोंग्स इन पुणे, मैंने वहां से अपना बीटेक किया। ठीक है, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग मैंने किया। 4 इयर्स की मेरी डिग्री थी, वो मैंने कंप्लीट करी। वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट होता है। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट में आई वॉज सिलेक्टेड इन एमएससी मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी। ठीक है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है। आई गॉट प्लेस्ड इन दैट कंपनी इन 2019, प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, जर्नी स्टार्ट हुई। मेरा पहला शिप मैंने ज्वाइन किया एज अ ट्रेनी मरीन इंजीनियर, यानी कि टीएमई बोला जाता है। ठीक है, वो ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने उसमें 8 मंथ मैंने सेल किया। 8 मंथ सेल करने के बाद आपका प्रमोशन के लिए एग्जाम होता है। टू बिकम अ 4th इंजीनियर यू हैव टू गिव सम एग्जामिनेशन। आप अगर इस फील्ड में हो ना, तो आपको बहुत सारे आपको माइंडसेट आपको क्लियर करने पड़ते हैं। लोगों को क्या लगता है कि हमने एक बार एग्जाम दे दी, सिलेक्शन हो गया, लाइफ सेट है। लाइफ सेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हर एक रैंक अप आपको करना पड़ेगा। हर एक रैंक अप के लिए आपको एक सी टाइम एक्सपीरियंस होता है, वो आपको चाहिए। वो कंप्लीट करने के बाद आपको एग्जाम्स भी क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक है, और हर एक एग्जाम्स में आपको डिफिकल्टीज आपको मिलती है। जैसे कि मुझको क्या मिला था, हमारा एग्जाम होता है एमईओ क्लास 4। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। आप चाहो तो आप अब्रॉड जाके भी एग्जाम दे सकते हो। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली बहुत फेमस है यूकेसीओसी। आप यूनाइटेड किंगडम में आ जाइए, आप वहां से आप एग्जाम वहां से भी दे सकते हैं। पैसा कितना लगता है इसमें? आप अगर यूके में जाके अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए 15 लाख अप्रोक्स। 15 लाख? 15 लाख एग्जाम देने के लिए आदमी वहां जा रहा है? वहां जा रहा है। और इंडिया में? इंडिया में वही 1 and 2 लाख। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आप इंडिया में हो, आपका अकोमोडेशन आपके हाथ में है। ठीक है, आप जहां जैसा मन आपका वैसा आप रह लो, आपको बस खाली पढ़ाई करनी, एग्जाम देना है, दैट्स इट। और हर एक एग्जाम सिर्फ 1000 रुपीज का आपका फॉर्म आता है। तो अब मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो गया, मेरे सारे सी टाइम एक्सपीरियंस हो गए, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट कर दिए। अब मैंने एग्जाम दिया। अब एग्जाम में भी कैटेगरीज होती हैं, उसमें 10 पेपर्स होते हैं, जिसमें से आपके जो 6 पेपर्स होते हैं दैट इज टोटली रिटन। ठीक है, और 4 पेपर्स होते हैं विच इज ओरल लाइक एन वाइवा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब आफ्टर क्लियरिंग 10 सब्जेक्ट्स आप फिर प्रमोट हो जाओगे, देन यू विल गेट अ सीओसी, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस। जैसे पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट आपने देखा है, ठीक है, डार्क ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है। सेम वैसे ही आपको सीओसी मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। उसके फायदे यही हैं एक्चुअली। जो सीओसी है ना, इट डिफाइंस कि यू हैव द कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ क्लास 4। दैट मीन्स क्लास 4 के अंदर ना कुछ मशीनरीज आती हैं, वो मशीन के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। ठीक है, और आपके पास वो पावर है कि आप अपने नॉलेज के बेस पे उस मशीनरी का ऑपरेशन आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है,
ये चीज होती है। फिर ऐसी हायरार्की चलती है, मुझे क्लास 4 का टिकट मिला, नाउ आई एम फोर्थ इंजन ऑफिसर। अब इसके बाद थर्ड इंजन ऑफिसर के लिए कोई एग्जाम्स नहीं होते, वो मुझे विथ एक्सपीरियंस, मैं कंपनीज को बात करूंगा, कंपनीज मेरा वापस वो नॉर्मली इंटरव्यूज लेंगी। जो थर्ड इंजीनियर के अंदर कुछ मशीनरीज आती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सिलरी इंजन आ गए, बॉयलर्स आ गए, ठीक है, इन मशीनरीज का वो मेरे से इंटरव्यू लेंगे। अगर मैं उन चीज को मैं वेरीफाई कर पाऊंगा, अच्छे से उनको आंसर दे पाऊंगा, तो मेरे को प्रमोट कर दिया जाएगा थर्ड इंजन ऑफिसर पे, यानी कि थर्ड इंजीनियर बन जाऊंगा मैं। बट फॉर सेकंड इंजीनियर अगेन आई हैव टू गिव एग्जाम्स। लाइक फॉर करेंटली मैं एलिजिबल हूं क्लास 2 एग्जामिनेशन अपीयर करने के लिए, ठीक है। फिर वो एग्जाम आप क्लियर करो, देन यू विल बिकम सेकंड इंजन ऑफिसर, सेकंड इंजीनियर आप बन गए। फिर अगेन फॉर फर्स्ट इंजीनियर, दैट इज चीफ इंजीनियर। फोर्थ इंजीनियर का काम क्या होता है शिप पे? देखो, बेसिकली जो मेरा मेन वर्क है वो है, मुझे बंकर हैंडल करना होता है, बंकर ऑपरेशन देखना पड़ता है, यानी कि जो भी क्रूड ऑयल ऑनबोर्ड आता है शिप में, हमारे जो मेन इंजन होते हैं दैट इज 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में आपका डीजल पेट्रोल ये सब नहीं चलता है, उसमें वो लोग एचएफओ यूज करते हैं। एचएफओ क्या होता है? हैवी फ्यूल ऑयल। अच्छा। और अभी आजकल मार्केट में एचएफओ की जगह वीएलएसएफओ यूज किया जाता है, यानी कि वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल। वीएलएसएफओ को यूज करने का फायदा यह है कि आपका जो एमिशन होता है, यानी कि एक तरीके से जो धुआं निकलता है, जैसे हम हमारी गाड़ी का पीओसी करवाते हैं, कार का, बाइक का, ठीक है, pollution ट्रक्स के साथ चीज, इस तरीके से ही पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि सॉक्स और नॉक्स रिड्यूस करने के लिए हमारा वीएलएसएफओ हम लोग यूज करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा मेरे हाथ में है, ठीक है, मेरे और चीफ इंजीनियर के हाथ में ये चीज होता है, यानी कि कितना क्वांटिटी ऑनबोर्ड आ रहा है, उसका प्रॉपर साउंडिंग लेना कि तेल कितना है ऑनबोर्ड, ये ऑपरेशन मेरे हाथ में होता है। फिर अब ये जो क्रूड ऑयल आ रहा है इसको प्यूरिफाई किया जाता है। इसको प्यूरिफिकेशन के लिए देयर इज अ सेपरेट मशीनरी विच इज नोन एज प्यूरिफायर, ठीक है। वो प्यूरिफायर में तेल जाता है, प्यूरिफाई होता है, सारे के सारे सेगमेंट्स अलग होते हैं, उसका ऑपरेशन होता है, तो वो मशीनरी मेरे हाथ में होता है। फिर इसके अलावा बाकी और भी बहुत वेरियस मशीनरीज हैं जो कि मैं डील करता हूँ। फॉर एग्जांपल पंप्स, ऑनबोर्ड जितने भी पंप्स है वो मेरे हाथ में आता है, तो कुछ भी मेंटेनेंस है, सो आई हैव टू लुक अप टू दैट। तो इस तरीके से ये मेरा प्यूरिफायर वर्क करता है, ये मशीनरी वर्क करती है। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज होती है जो मेरे हाथ में होता है, जैसे कि पंप हो गया मेरे हाथ में, ठीक है, ऑनबोर्ड जितने भी पंप्स है उसमें कुछ भी माल फंक्शन हुआ, कुछ भी ट्रबल शूटिंग करना हुआ तो मुझको देखना पड़ेगा। अगर मुझसे भी हैंडल नहीं हुआ देन आई हैव टू अप्रोच टू माई सीनियर्स, दैट इज थर्ड इंजीनियर या तो सेकंड इंजीनियर। उनसे भी डील नहीं हुआ तो चीफ इंजीनियर, उनसे भी अगर डील नहीं हुआ तो फिर हम लोग ऑफिस को अपडेट करते हैं, तो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। तो लाइक देयर आर वेरियस रोल, वेरियस पर्सन जो ये सारे प्रॉब्लम्स को डील करने में हेल्प करते हैं। चोरी वगैरह होती है शिप पे कभी? वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियंस में सारा चोरी वगैरह हो जाती थी देखो, जैसे 20 सी में। चीज ऐसा है कि पायरेट्स होते हैं, रियली में पायरेट्स होते हैं। मैंने भी एक बार एनकाउंटर किया है पायरेट्स सिनेरियो, हाँ मैंने क्या भी हुआ किया था? है। मेरी शिप केन्या से निकली थी, हम लोग सोमालिया होके जा रहे थे, हम लोग को डरबन जाना था, ठीक है, तो हमारी शिप वहां से निकली ही थी और पायरेसी हुई थी। मतलब हमारे ऑनबोर्ड शिप में चढ़ नहीं पाए थे वो लोग, बट दे केम वेरी नियर। लेकिन अनाउंसमेंट हुआ और उसके रिगार्डिंग क्या होता है कि शिप में ना कई सारी सेफ्टी लेवल को इंक्रीज किया जाता है, जैसे कि वायरिंग, लास्टिंग वायरिंग किया जाता है, ठीक है, सारे के सारे वाटर टाइट डोर्स को क्लोज किया जाता है, बाहर से ही कोई एंट्री ना कर पाए। प्रॉपर सबको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर पायरेट्स बाय सम एनी मीन्स अगर ऑनबोर्ड आ जाते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें हैं जो सब बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन हमको मिलता है, कैप्टन देता है, चीफ इंजीनियर देता है, तो वो सब सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग को फॉलो करने पड़ते तो हैं। एक मर्चेंट नेवी की लाइफ में जान का खतरा कितना होता है? जान का खतरा तो देखो ऐसा है कि हर जगह है, एक तरीके से देखा जाए तो। अगर आप प्लान पे भी हो तो आपको जान का खतरा है, लेकिन बीइंग एट शिप इन मिड ऑफ एनी ओशन, ठीक है, तो आपको इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं कुछ हाई फीवर हो गया तो आपके पास मेडिसिन है डील करने के लिए। उसके अलावा अगर मान लो आपको कहीं कुछ चोट वोट लग गई तो भी मेडिसिन है, सब चीजें हैं। सारे के सारे जो ऑफिसर्स वाले जो लोग होते हैं ना, डेक वाले जो लोग होते हैं, दे हैव ट्रेन, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाता है अच्छा, इन सब चीजों के लिए कि सीपीआर कैसे देना है, प्लास्टर कैसे चढ़ाना है, ये सारी चीजें उनको ट्रेन की जाती है। लेकिन अगर ये सब चीज से भी अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो हर समय ना हम लोग के पास वो ऑप्शन होता है कि हम लोग शोर से कनेक्शन करके हम लोग उनसे बात करके वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। एकदम मिडिल ऑफ द ओशियन में ऐसी कौन सी चीज आपके साथ हुई है वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कि आपने सोच लिया कि आज मैं मरा ही मरा? देखो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन बात हुई कि रोलिंग हमको मिली थी, ठीक है, बहुत एक हैवी वेदर आ गया था। पहले तो कुछ प्लान पे था ही नहीं, विद इन 10-15 मिनट्स एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल, वेरी चिल, ठीक है। सडन आया वेदर, रफ हुआ,
ठीक है, और इतना रफ हो गया था कि हमारी जो शिप है, मेरी शिप जो थे, ठीक है ना, वो मेरी शिप 250 मीटर लॉन्ग थी, ठीक है, 250 मीटर हाँ, लंबी। 250 मीटर लॉन्ग वेसल थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उसमें भी 25 to 30 डिग्री का रोल जब हो रहा था, ठीक है, 90 डिग्री चलो ये होता है, हाँ ठीक है, तो कितना चलेगा था? 25, मतलब हाँ, पूरा आग 25 डूबने ही से वाली 30 थी। डिग्री का रोल था। तो हाँ, एक तरीके से ये चीज था कि मेरे शिप का उस समय ड्राफ्ट चल रहा था कुछ अराउंड 10 फीट, 10 to 12 फीट मेरे शिप का ड्राफ्ट था। लेकिन उसके बाद भी जो सी बेड का लेवल था, ठीक है, जो सी का जो वाटर लेवल था, वो इजिली पानी हमारे शिप के अंदर आ रहा था, तो मतलब इससे फ्लो आउट हो जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि शिप डूब रही थी या सिंक हो रही थी करके, लेकिन वो आ रहा था, फ्लो आउट हो जा रहा था। बहुत रफ वेदर था, पूरा का पूरा लुमिनिसिटी कम हो चुका था, कुछ नहीं दिख रहा था, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, सब लोग हाई अलर्ट में थे। जहां ब्रिज पे ड्यूटी के टाइम पे मैक्सिमम दो, मतलब मिनिमम 2 लोग तो रहते ही रहते हैं करके, उसमें मैक्सिमम पीपल वहां पे रखा गया था। हम लोग भी इंजीनियर्स, मैक्सिमम इंजीनियर्स की पूरी पूरी टीम नीचे हम लोग इंजन रूम पे थी कि हर एक चीज को हैंडल करना है। और वो बहुत रफ सिनेरियो था, वो 6-7 आवर्स का बहुत गंदा सिनेरियो था। मतलब कोई बैठ नहीं पा रहा प्रॉपर, कोई भी बैठ नहीं पा रहा, सब चीज हिल डुल रही है, सब गिर विर रहे हैं, कोई चल नहीं पा रहा, किसी को चलना दे भी नहीं रहे हैं क्योंकि आप गिरोगे गंदी चोट लग जाएगी। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन मर्चेंट नेवी एंड इंडियन नेवी? ये लोगों का, बहुत सारों का क्वेश्चन है, और लोगों को पता ही नहीं कि मर्चेंट नेवी क्या होती है और इंडियन नेवी का काम क्या होता है। देखो, अगर मैं बेसिक एक लेमन टर्म में अगर मैं समझाऊं तो इंडियन नेवी आपका जो है, ठीक है, सो दे गार्ड अवर कंट्री, ओके। ठीक है, वो इंडिया को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करता है, तो वो इंडियन नेवी है। और मर्चेंट नेवी आपका हो गया है कि वी डील विद दी जीडीपी, ठीक है, तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हम लोग बिजनेस करते हैं, सो हम लोग मर्केंटाइज डिपार्टमेंट में हैं। तो बस खाली एक ये बेसिक डिफरेंस है जो आपका, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। लाइक बीइंग इन मर्चेंट नेवी में एक एनआरआई का स्टेटस होल्ड करता हूँ, ठीक है, तो अब एनआरआई का स्टेटस है मेरे पास, तो ऑब्वियस सी बात है मैं गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करता हूँ, मैं चाहे जितनी भी सैलरी रहे, तो उसमें अच्छा, मेरा 0 टैक्स होता ये है। फायदा है। ये फायदा है। लेकिन वहीं अगर आप इंडियन नेवी में या तो इंडिया में आप कोई भी जॉब कर लो, आप चाहे कितना भी अर्न कर लो, यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और व्हाट आर द मोस्ट क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रोल ऑन बोर्ड? जो मैंने अभी थोड़ी पहले भी मैंने आपको बताया, ठीक है, बंकर बंकर बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी शिप एक जगह एंकर पे खड़ी होती है और एक दूसरी शिप भी आती है साइड में आपके एंकर के, ठीक है, और उस बीच पूरा पाइपलाइन डाला जाता है और पाइपलाइन से तेल आता है। हाँ। तो यहाँ से हमारे शिप में तेल आया, जो टैंकर बार्ज होते हैं, ऑयल टैंकर्स होते हैं, उसमें से तेल हमारे पास आता है। ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा रिस्की वाला है। क्यों रिस्की वाला है? आपका अगर तेल लीक हो गया, वो तेल अगर सी पे गया, तो बहुत हैवी फाइन आपको पे करना पड़ेगा, आप उस समय जिस भी कंट्री पे हो, एज पर द आईएमओ रेगुलेशन और एज पर द मार्पोल मरीन पॉल्यूशन, जो 73-78 में आया था, ठीक है, 1973-1978 की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो बहुत एक ऐसा इंसिडेंट है ना, जिसपे आपको कुछ भी लीनियंट आपको नहीं होगी, कोई भी कंट्री, तो आपको हैवी फाइन्स आपको पे करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, अगर आप ऑयल ले रहे हो विच इज फायर हजार्डेस, फायर हजार्डेस क्या होता है? कि तेल है, अगर आप कहीं पे, अगर पेट्रोल पंप में आपको सिगरेट पीने से मना क्यों कर, सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, पेट्रोल पंप पे आपको फोन भी यूज करने से मना करते हैं, फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो आग लग जाएगी, रेडिएशन के आपको फायर हो सकता है, तो सेम चीज वो है। तो ये सारे के सारे क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं। और इसके अलावा जो प्यूरिफायर है वो एक क्रिटिकल इक्विपमेंट है, बिकॉज आप जो तेल रखे हो अपने पास ऑन बोर्ड, अगर वो प्यूरिफाई ही नहीं हो रहा है, उसमें से इंप्योरिटीज निकल ही नहीं रही है, तो आप उस इम्प्योर ऑयल को आप सीधा इंजन में नहीं भेज सकते हो, उससे इंजन खराब हो जाएगा, डैमेज जैसे हो कि जाएगा। अभी जो है जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है रशिया, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के बीच, तो क्या मर्चेंट नेवी पर इम्पैक्ट पड़ता है इससे? देखो, इससे ना हमारे फील्ड पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि चीज क्या है ना, इससे ऐसा इशू है कि शिप आपकी चलती है, इतना बड़ा पैंडेमिक आया कोविड 1920, ठीक है, सब चीज शट डाउन हो चुका था, सब चीज शट डाउन हो चुका था, ठीक है, इवन एयरप्लेन वाला एरिया भी पूरा का पूरा एयर रूट भी बंद कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट चल रहा था, वो है आपका सी रूट। अब अगर आप कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो सी रूट से, तो ऑब्वियसली बात है यू नीड शिप। तो हमारा जो मर्चेंट नेवी का फील्ड है वो ऑल द टाइम चलता है। आपने कभी अपनी लाइफ में, मतलब कहीं पे वॉर चल रहा हो और उस रूट से आप ट्रेवल कर रहे हो, ऐसा कभी फील किया है या कभी हुआ एक्सपीरियंस आपके साथ? ऐसा एक मेरा तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ फिलहाल में, ठीक है, बट ऐसे इंसिडेंट जैसा कुछ हुआ था,
ये यही की बात मैं बता रहा हूँ। हम लोग थे उस समय चिली के पास, ठीक है, साउथ अमेरिका में पड़ता है चिली, ठीक है। तो वहां पे चिली, एक, हाँ हाँ ठीक है, जानता हूँ। तो वहां पे एक एरिया में जैसे यूएस नेवी गार्ड वाले होते हैं, तो वो लोग अपने कुछ एग्जामिन कर रहे थे, कुछ टेस्टिंग चल रही थी वो लोग की। हम्म, तो वो लोगों ने ना उस एरिया को उस समय, कुछ समय के लिए वो लोगों ने उस एरिया को बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया था, और इवन वहां पे वो लोगों ने जैबन लगा दिया था। तो ऐसे छोटी मोटी चीजें होती हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब चीज प्रोटोकॉल सब आते हैं, वो आपको वीसेट पे आपको सब कुछ दिया जाता है, शिप को बताया जाता है, तो शिप उसी के हिसाब से नया नया रूट डिसाइड करके हम उस रूट पे हम लोग एनरूटेड हो जाती है शिप। क्या आपने कभी समुद्र में डेड बॉडी देखी है? देखो समुद्र में ना आपको डेड बॉडी तो दिखेगी भी नहीं, हाँ, एक फ्रैंकली से क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ओशियंस में इतने सारे ठीक है। वो होते हैं, जानवर होते हैं, वो खा जाएंगे। हाँ, वो भी चीज है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ना, देखो चीज ये है ना कि इतना बड़ा वास्ट ओशियन होता है ना, तो आपको ये छोटी चीज नहीं दिखती है। मैं एक एक ह्यूमन बॉडी को छोटा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आप डेक पर हो। मैंने अभी आपको बताया कि डेक मेरा 10 to 12 फीट का मेरा फ्रीबोर्ड मेरा मेंटेन कर रहा है, यानी कि आप 10-12 फीट की हाइट पे हो पहले से, वो आपका एक नॉर्मली आपका फ्री डेक हो गया। उसके बाद आप उसके ऊपर ऊपर मान लो आप क्लाइंब हो, आप अपने केबिन में हो या ब्रिज पे हो, ठीक है। तो ब्रिज पे हो यानी कि यू आर अराउंड एक 8 to 10 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो। तो अब आप खुद सोचो, आप अगर 8-10 माले के ऊपर खड़े हो और नीचे आपके बिल्कुल पानी है, तो कुछ भी आपको बॉडीज आपको देखने भी चाहोगे तो आपको नहीं दिखती है। एक नॉर्मल इंसान की लाइफ से मर्चेंट नेवी ऑफिसर की लाइफ को अगर मैं कंपेयर करूं, तो दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंसेस दिखेंगे? जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके आप बात कर दो रहे हैं कि किस चीज से? अपॉर्चुनिटीज को लेके भी, और साथ में अगर देखा जाए तो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। देखो पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि देखो बहुत बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हम लोग को, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, ऑल द टाइम। देखो मर्चेंट नेवी में जाना ना इजी चीज नहीं होती है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, ठीक है। मेरा पर्सनल चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरे दादाजी, हम्म। मेरी पहली शिप मैंने ज्वाइन करी थी 2018 बैच पास आउट, 19 सिलेक्शन, लेकिन 1920 कोविड में स्टक हो गया। 2021 में मैंने अपना पहला शिप ज्वाइन किया। हम्म। मैं दादाजी को बोल के गया था स्टोरी, ठीक है ना, कि दादाजी मैं आऊंगा, आपको मैं सारी स्टोरीज बताऊंगा शिप में कैसे क्या है।